आपने एबीपी में 6 साल काम करा, राइट? उसमें फुल टाइमर का हिसाब होता है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप भी आगे जा करके 6 साल बाद या 6 साल में कभी माइंड में आया नहीं कि आप फुल टाइमर करो कभी? यार फुल टाइमर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। फुल टाइमर मतलब अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, तो आप अपनी स्टडीज नहीं छोड़ सकते। फुल टाइमर को स्टडी छोड़नी पड़ती है, क्या पता कहाँ पे जाके काम करना पड़े। तो मेरी तो यहाँ पे डिग्री चल रही थी, मैं बीटेक कर रहा था, एमटेक की, तो फिर वो सब नहीं छोड़ सकता था। फुल टाइमर का तो मेरे कभी ध्यान में आया नहीं, क्योंकि आगे भी मुझे ये था कि मतलब मैं ऐसे साल 2 साल 3 साल छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे चलो स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो है ही है, या वो तो चलो वहां पे भी कर सकते थे कहीं और जाके, पर यहाँ पे अपना आगे सिस्टम भी सेट करना है, बिजनेस वगैरह भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, बहुत सारी चीजें थी, तो इसीलिए कभी ये नहीं आया मेरे दिमाग में। यू डू बिजनेस? हाँ, अभी तो हम मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ही कुछ ना कुछ आइडियाज पे, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। नाइस। आपकी जो फैमिली है, जब आपने उनको बताया कि मैं एबीपी में 6 साल काम कर चुका हूँ और अब मेरा प्लान है कि मैं एनएसआई में जाऊंगा, तो आपकी फैमिली भी किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती होंगी? मेरी फैमिली पहले से ही कांग्रेस ओरिएंटेड थी। बड़ा मैं अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट चलता था जब एबीपी में था। मैं एबीपी में बस इसीलिए आया था, मेरा क्योंकि मेरा जो उस टाइम का फ्रेंड सर्कल था वो सारा एबीपी में था। अच्छा। जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हुई उस टाइम पे 2018 में मेरा एक बहुत अच्छा मतलब मेरा क्लासमेट था 5th क्लास से 6th क्लास से, आशीष राणा। ओके। वो एबीपी में एक्टिव था, वो 2018 में एबीपी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी रहा है। अच्छा। इलेक्शन कंटेस्ट किया उसने। तो मैं हमारा कॉमन सर्कल था, हम उस टाइम 17 में आए सारे इकट्ठे, तो मैं उसके साथ था, जैसे आप कहते हैं ना बंदे के साथ जुड़ते हैं, तो बंदे के साथ जुड़ा हुआ था। तो और भी बहुत सारे लोग थे, कन्वर राणा। अच्छा। ये पूरा सर्कल था उस टाइम। तो हम तब आए, मैं भी आया इनके साथ, इसने 18 में इलेक्शन लड़ा, तो ये सारा फिर इसलिए हम इकट्ठे रह गए और करते रहे। पर घर वालों का मेरा कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं था एबीपी को लेके, बीजेपी के अगेंस्ट ही है वो सारे। और मेरे डैड खुद जब पहले, क्योंकि मैं पंजाब बठिंडा से मेरा बैकग्राउंड, पर अब मैं चंडीगढ़ सेटल्ड हूँ, पर पीछे मेरा परिवार वैसे जब मैं मतलब मेरा बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले, तो बठिंडा के रहने वाले हैं। तो उस टाइम मेरे फादर बठिंडा में कांग्रेस में काम नहीं करते थे। अच्छा। इनिशियली, फिर वो गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट हो गए। ओके, तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ इसमें आ गए, मतलब गवर्नमेंट उसमें आ गए सेक्टर में। तो फिर उसके बाद हमने मतलब घर वालों ने तो छोड़ दी पॉलिटिक्स, मतलब उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स क्या मतलब हल्का फुल्का उनका वो था। फिर उसके बाद कभी नहीं करी, फिर कोई फैमिली में से किसी ने नहीं करा। फिर उन्होंने मेरे को इसीलिए कभी मना भी नहीं करा, क्योंकि वो खुद ही नहीं थे। तो वो कहते थे चल एबीपी करनी है तो एबीपी कर, तेरा जो मन है तू कर। बट वो ये थे कि उनका उसमें ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि कई बार अगर मेरी उनसे बातचीत होती थी ना तो बहस हो जाती थी हमारी किसी इशू पे, लगी ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं, ऐसे वैसे। जब मैं एनएसए गया तब मुझे बहुत सपोर्ट मिला होगा। हाँ। रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि मैं जीत गया? तो इमीडिएट रिएक्शन तो मेरे को देख ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से बहुत लेट घर पहुंचा था। अच्छा। तो पर हाँ ऑब्वियसली बहुत खुश थे, मेरे को फोन कर रही थी मेरी बहन कि पूरे खुश हैं, मतलब वो पूरे एक्साइटेड थे 7-8 दिन जितने भी दिन था। तो मैं 7-8 दिन घर तो जाता नहीं था, मैं यही था। तो बस मेरी फोन पे थोड़ी बहुत फोन पे भी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो जब मैं बाद में घर पहुंचा तो वो बहुत मतलब ऑब्वियसली यार घर वाले खुश होते हैं कि ठीक है। और अब उनको ये भी था कि चलो चला भी अपनी आइडियोलॉजी भी अब सेम हो गई है, तो वो खुश थे। ओके, नाइस। और अगर मान लो आपने उनको ऐसा बोला था, सपोज करो कि मुझे एबीपी की तरफ से ऑफर मिल रहा है कि मैं प्रधानगी लड़ लूंगी यूनिवर्सिटी में, तो भी उनका वो नहीं होता, मना नहीं करते, वो खुशी होते कि चलो ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल गई। दैट्स रियली नाइस। मेरे को तो पर ये होता है ना कि अब दिल भी पहले मन वो थोड़ा होता है कि अब दिल भी मिल गए, वो वाली बात। दैट्स रियली नाइस। तो अच्छा चलो पॉलिटिक्स की बातों को साइड में रख के लेट्स डिस्कस अबाउट लाइफ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लाइफ? लाइक इज इट सिंपल या घुमावदार है या कैसी है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चीजें है ना मतलब जो हम कर रहे हैं, चाहे लगता है कि ठीक है यार यूनिवर्सिटी के प्रधान है, बढ़िया है, ऐश है, चिल है, लाइफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स सारा कुछ मतलब किसी जॉब से ज्यादा टफ है, क्योंकि जॉब तो 9 से 5 होती है यार, ये 24/7 है। रात को 12 बजे भी फोन आएगा तो आप वो नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं हूँ अवेलेबल। बहुत टफ है, मतलब बड़ा जिगरा चाहिए करने के लिए, क्योंकि इश्यूज होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है हर चीज में। बहुत डेली आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है नहीं तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता कुछ, तो कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो टफ है। बट हाँ कि ये भी है कि एक वो भी है कि अब
कुछ कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों के लिए, तो उसकी खुशी होती है जिसकी वजह से करते जा रहे हो। हाँ। आपका रीसेंट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट कौन सा रहा है, मतलब जो जैसे आपने कहा सबसे अनएक्सपेक्टेड यही था क्या? मैंने इस साल सोचा भी नहीं था, नहीं पिछले साल, कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। मैंने 1% भी नहीं सोचा था कि मैं पार्टी चेंज कर लूंगा। मेरे दिमाग में तो ये था कि ठीक है, अभी उस टाइम यार हमारी सिचुएशंस बहुत खराब हो गई थी। पिछला इलेक्शन जो कंटेस्ट करे थे उनको लग रहा था कि हमने क्रॉस कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि पिछले साल भी मैं इलेक्शंस की वो कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो किसी और को टिकट मिल गई, वो लड़ गया, वो हार गया, उनको लगा कि हमने अगेंस्ट में वोट करी, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिविटी हो गई। तो मेरे को ये था कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम अब वेट करते हैं, थोड़ी चीजें नॉर्मलाइज होंगी, फिर उसके बाद फिर से एक्टिव होंगे एबीपी या इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के अगली बार किसी को इलेक्शन लड़ाएंगे। या मैंने ये छोड़ दिया था कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता था इसके अगले साल मेरी एज भी शायद नहीं रह पाएगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में लड़ने के लिए एज वो है क्या, क्या है? मेरी मास्टर्स की 25 साल है, अंडर ग्रेजुएट की 22 साल है, पीएचडी की 28। आप पीएचडी स्कॉलर हो ना? हाँ। तो मेरे को ये था, मैंने छोड़ दिया था, मेरे को था कि कोई बात नहीं, किसी और को लड़ा लेंगे, उसके साथ दे देंगे। तो ये इतना अनएक्सपेक्टेड चीज थी ना मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत महीने पहले, एबीपी से मेरी एसोसिएशन बहुत पहले से कम हो गई, पिछले इलेक्शन के बाद से ही कम हो गई थी। अच्छा। मेरे इलेक्शन से पिछला इलेक्शन था, अच्छा। उससे पहले ही कम हो गई थी। मैं बाकी लोगों के टच में था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसी इलेक्शन को कंटेस्ट करूंगा और इसी इलेक्शन में मैं 6 दिन पहले इलेक्शन से ज्वाइन करूंगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आप ये सोचो कि उस साल उस इलेक्शन के दौरान या उस महीने में मैंने अपने अलग ही प्लान बना रखे थे कि कुछ बिजनेस वगैरह सोचा हुआ था कि इस पे हमने काम करना है, अगले 3 महीने ये करेंगे, 3 महीने ये करेंगे। सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा। एकदम से 360 हो गया, इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, सारा कुछ करके। बड़े सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे, मतलब मेरे भाई जिन्होंने मेरे को इस पे वो करा। फ्यू इलेक्शंस में एक जो प्रधानगी लड़ता है बंदा, उसका फाइनेंशियल कितना पैसा चला जाता है, मतलब उसको फाइनेंशियली कितना देना पड़ जाता है कि हाँ मैं इतने में तो बन ही जाऊंगा प्रधान, या फिर इतने में तो लड़ ही लूंगा प्रधान? ये एबीपी का काम है। ठीक है। अच्छा। 20 लाख रुपए हैं टेबल पे रख भाई, तो तेरे को प्रधान लड़ा देंगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं भाई, आप ले आना पैसे, फिर देखते हैं। अच्छा। जब तक हम कोई और देते हैं। ये एबीपी की बात है कि कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने एक बैरियर सेट किया होता। मैं था ना पिछले साल, जब पिछले से पिछले साल तो वो यही बातें करते थे इनडायरेक्टली मीटिंगों में कि पैसा भी लगेगा, पैसा ध्यान रखना, 20-25 लाख रुपए तो लग जाते हैं, कैंडिडेट का ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। हम बिना पैसों के इलेक्शन लड़े वाला, लाइक लिटरली, मतलब आपको प्रिंटिंग का खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली। हाँ। प्रिंटिंग का खर्चा, पैम्फलेट का खर्चा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया खर्चा, हाँ। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें छोड़ के आपको दारू नहीं बांटने की जरूरत, आपको बच्चों को रेगुलरली सिगरेट नहीं देनी पड़ेगी, सिगरेट नहीं देनी पड़ेगी, आपको कोई ये नहीं है कि उनको जाके क्लब में पार्टियां कराने की जरूरत है। ये जो खर्चा है कि मेरे को फन सिटी लेके जाना है, उनको कोई जरूरत नहीं। अच्छा। इसके बिना इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एनएसयूआई ये प्लेटफॉर्म देती है, एनएसयूआई, कि आप अगर एक आम परिवार से हो ना, आप रजवाड़े में आपके 50 किले नहीं आते, तो भी आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। यार स्टूडेंट पॉलिटिक्स बनी इसलिए कि आम परिवार के बच्चे आगे निकल के, वो चीज आप गायब कर दे रहे हो ना यूनिवर्सिटी से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, कॉलेजेस से, कि अगर आप टिकट ही उनको दे रहे हो कि भाई इतने बैरियर, कि भाई 5 लाख है, 5 लाख ले आओगे तो देखते हैं आपका, नहीं तो अदरवाइज रहने दो। तो ये चीजें मैंने जो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, एनएसयूआई का सिस्टम बता रहा हूँ, मेरे से कोई पैसों की बात नहीं हुई कि कितने पैसे लेके आओगे। कन्हैया जी हमारे नेशनल इंचार्ज थे, हमारे हुसैन सुल्तानिया इंचार्ज था, किसी ने मेरे से आज तक नहीं बोला कि कितने पैसे खर्च हो गए। ओके। ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे, हाँ ये है कि अगर मेरे को पर्सनली लगता है कि यार हाँ मेरे वर्कर्स जो मेरे डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अब वो दिन भर काम करते हैं, तो मैं उनको कभी लंच करवा दूं, या वो सारा दिन वहां पे खड़े हैं, काउंसलिंग में खड़े हैं, हम खा पी लेते हैं, तो वो तुम अपने एंड पे कर सकते हो, पर तुम्हें कोई बर्डन नहीं है, तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे, हाँ। तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी, कोई भी अगर जो ये पॉडकास्ट अभी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, किसी को भी ये चीज अपने दिमाग में लानी चाहिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो ही मैं प्रधानगी ले सकता हूँ यूनिवर्सिटी की, तो ही मैं प्रेसिडेंट लड़ सकता हूँ। आप आम परिवार से हो, आपके अंदर विल पावर है, आपके पास आइडियाज है, आप यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको मोस्ट वेलकम है, एनएसयूआई ज्वाइन करो, हम प्लेटफॉर्म देंगे। अच्छा सच, हाँ एनएसयूआई जो है उसके 4 ग्रुप्स है कहते हैं, मतलब अगर बाकी ऐसे हटा भी, मैं तो कहता हूँ 10 है। नहीं 8 है।
8 लगा लो। वैसे तो मेन 4 है ऐसा कहते हैं, ऐसा है मैं क्या? कह रहा हूँ आपको ज्यादा है। तो बताओ कौन से मैं कह रहा हूँ 10 ग्रुप है। हाँ, वैसे मैं किसी के नाम लेना चाहता, पर 10 ग्रुप है। नहीं, मेनली वैसे कहा जाता है, जैसे अब 1971 में जब एनएसयूआई बनी तो ऐसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या करा था कि बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स थे ना उनको मिला करके, क्योंकि एबीवी तो बहुत पहले बन गई थी ना, इट वाज कब बनी थी 59 में 49 ऐसे कुछ 49 शायद ना। हाँ, तो उसको देख करके दे थॉट कि हमें भी कुछ ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो तब बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को मिला करके एनएसयूआई बनी, दैट वाज नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे ग्रुप्स को मिला के बनी और अब ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप्स बट गए हैं। आप इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते। यार मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने बोला 4, मैंने बोला 10 है। हाँ, ठीक है, मैंने कब डिसएग्री करा, मैंने बोला 10 ग्रुप है। पर मैं ये मानता हूँ कि 10 ग्रुप है कॉमन आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। मैं ये यार आप ये बताओ, आपका परिवार है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, किसी की ताई से ज्यादा बनती होगी, हाँ, किसी की चाचा से ज्यादा बनती होगी, मम्मी की हो सकता है दादी से ज्यादा बनती हो। हाँ, ऐसा होता है ना, सारों का एक सेंटर तो नहीं होता कि भी सारे, किसी की एफिलिएशन कुछ लोगों के साथ ज्यादा होती है, किसी की कुछ के ज्यादा होती है। दोस्ती यारी दोस्ती होती है यार, हम दिन भर किस सर्कल में बैठते हैं उससे। तो अगर जैसे मैं किसी 10 लोगों के अलग बैठ रहा हूँ तो लोग बोलेंगे इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है कि ये 10 लोग अलग ही रहते हैं। बट हम अल्टीमेटली सारों की छत्ती पे एक स्टिकर तो लग रहा है एनएसयूआई का, और उस एक स्टिकर के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस इलेक्शन में आपने देखा नहीं, वो इस इलेक्शन में सारे 10 क्या 20 के 20 ग्रुप को इकट्ठे होके एक चीज के लिए लड़े, और वो सिर्फ एनएसयूआई के लिए लड़े, और तब हमने इलेक्शन जीता। ऐसा कहते हैं कि पिछले साल के जो इलेक्शंस थे उसमें अगर एनएसयूआई का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट उनकी हार के पीछे का मेन रीजन ये बताया जाता है कि ग्रुप्स ने बीच में कुछ घपला करा है अपने आप में ही, कुछ या तो क्रॉस वोटिंग्स हुई है या फिर ऐसा। तो लीविंग दीज थिंग्स बिहाइंड कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है, अगर एनएसयूआई में ग्रुपिज्म है तो ग्रुपिज्म आता किस रीजन की वजह से है? क्या वही रीजन होता है कि कोई एक, जैसे एबीवी फुल टाइमर होता है, कोई उसको पानी मारता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है, और जो नहीं मारते वो दूसरा ग्रुप बन जाता है। मेरी बात सुनो, हमारे अगर एनएसयूआई का आप देखो ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें अगर मान लो फाइनल डिसीजन होता है तो यही लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंचार्ज की ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फुल टाइमर की तरह 24/7 यहीं पे रहे। इंचार्ज आते हैं बीच में, बातचीत करते हैं, बट ये इतनी इंडिपेंडेंस दी हुई है कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोग ही एनएसयूआई चलाओगे यूनिवर्सिटी की, मैं नहीं चलाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ कभी कभी, या मैं बाहर से आया हूँ, आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को देखा है, समझा है, आप बच्चों को जानते हो, उनकी दिक्कतें जानते हो, तो आप चलाओ, आप डिसीजन लो। तो यहाँ पे जो टीम है ना उसकी डिसीजन मेकिंग है। एबीवीपी में क्या है, फुल टाइमर आएगा महाराष्ट्र से उठ के और आते ही बोलेगा पंजाब यूनिवर्सिटी में तो ये होना चाहिए। भाई तेरे को क्या पता है, तू है कौन? एग्जैक्टली तू कौन है? फिर आएगा एक ऊपर से नॉर्थ जोन का या कहीं की किसी भी जोन का हेड आ जाएगा, वो आगे बोलेगा नहीं नहीं ये कर लो। तो तू कौन है भाई, तुझे क्या पता है कि यहाँ क्या करना है? हमें पता है, हमसे पूछ, हम बताएंगे क्या होता है। तो ये उनकी दिक्कत है। यहाँ पे एनएसयूआई में ये सिस्टम है। तो अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक इंचार्ज आएगा तो उसके साथ घूमना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन तो स्टूडेंट्स ही लेते हैं, सारी टीम लेती है। तो ग्रुपिज्म, मैंने आपको ये बोला, ग्रुपिज्म ये मत मान लो कि वो एक नेगेटिव वे में। ग्रुपिज्म ये है कि हम इतने सारे लोग हैं, टीम बहुत बड़ी है, एबीपी की टीम बहुत छोटी है, एनएसयूआई की टीम बहुत बड़ी है। अब इतने लोग होंगे, अगर आपके पास 200 लोग हैं तो 200 लोगों में यार आप 200 लोगों को हमेशा साथ तो नहीं बिठा सकते। 50 अलग बैठेंगे, 40 अलग बैठेंगे, उन्हीं को ग्रुप बोल देते हैं कि यार ये 40 अलग ही रहते हैं। वो अल्टीमेटली सारे इकट्ठे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन है। अगर नहीं आते तो मैं कहता हूँ गलत है, तो ग्रुपिज्म है। पर अगर इकट्ठे आके एक चीज पे लड़ रहे हैं तो वो ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबको, ग्रुप्स हैं जितने भी लोग हैं, सबको आइडेंटिटी किसने दी? एनएसयूआई ने दी। जब यहाँ पे स्टिकर लग रहा है तो तुम्हारी आइडेंटिटी है, तो तुम ग्रुप हो, अदरवाइज तो तुम जस्ट एक रैंडम लोग हो जो बैठे हो इकट्ठे। तो ये होना चाहिए। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कोई भी बंदा हो, किसी भी ग्रुप का हो, एनएसयूआई का हो, अगर एनएसयूआई का बंदा किसी भी ग्रुप का, उसको मतलब कोई कुछ बोल ले क्या आग भी उठाए तो मेरे को मतलब दिक्कत होती है, मेरे को परेशानी होती है, मेरा खून खोलता है। तो ये हमारी एक दूसरे के लिए यूनिटी है एनएसयूआई के प्रति। तो इसलिए अगर कल को मान लो किसी भी ग्रुप से किसी को कुछ भी होता है, कोई इलेक्शन कंटेस्ट करता है, तो हम सारे एनएसयूआई के लिए एक साथ हैं। हो सकता है हमारी बैठने की, उठने बैठने की अलग सिस्टम हो, हम अलग बैठते हो, बट हम हैं इकट्ठे। ओके, दैट्स नाइस। अजय कन्हैया कुमार हमारे नेशनल इंचार्ज है एनएसयूआई के। तो जब हम कॉलेज में कैंपेनिंग करते होते थे तो हमारे सामने
ओपोजिशन पार्टी वाले आकर के बोलते थे कि तुम्हारे तो नेशनल इंचार्ज वो है जिन्होंने जेएनयू वगैरह में नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उस चीज पर क्या स्टैंड है? इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ना ये आज तक ना तो कोई ये क्लिप लेके आ पाया जिसमें कन्हैया जी के मुंह से निकल रहा है कि तेरे टुकड़े होंगे, आज तक बोलते हैं ये बोला और दूसरी बात, अगर ये लाइन बोली हो तो कौन सी आज की सरकार है, आपने देखा कितनी तानाशाह है, वो 2 मिनट नहीं लगाती, ईडी को बुला देगी किसी के घर पे, सीबीआई को भेज देगी, इंक्वायरी बिठा देगी। आपको लगता है कि कन्हैया कुमार जिसने ये स्टेटमेंट दे दी कि तेरे टुकड़े होंगे, उसको वो चैन से बैठने देते? नहीं। चार्जशीट नहीं, उस पे कुछ भी दायर नहीं हो पा रहा, कोई उस पे केस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो हर दिन वो रैली करते हैं, हर दिन वो बीजेपी को वो करते हैं, क्या कहते हैं, मतलब उनको बेनकाब कर रहे हैं, हर एक रैली में उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो सुनते कभी इतना? वो बोलते कि यार इसमें तो हमारे पास ये चीज है, क्लिप निकालो, इसको 2 पर्चा इसको अंदर करो, कर देते ना। अल्टीमेटली वो है ही नहीं, एक वो बनाने की कोशिश की गई, जस्ट एक अफवाह। देखो उन्होंने वहां पे नो डाउट उन्होंने वहां पे अपना प्रोटेस्ट करा उस दिन जब भी ये हुआ था, जो भी जिस चीज पे भी होता, पर उसमें ऐसे कोई देश विरोधी नारे नहीं लगे थे। ये काफी पहले की बात, बहुत पुरानी बात है, जेएनयू की बात है। जेएनयू में उन्होंने कोई प्रोग्राम वगैरह करना था शायद, उसके लिए हाँ उसके लिए वो वहां पे इकट्ठे हुए थे, वहां पे उन्होंने इसको बना दिया कि भाई अंदर। और ऐसा हो सकता है कि कोई उधर खड़ा कुछ ना कुछ बोल रहा हो या किसी ने बोल दिया हो आगे पीछे दाएं बाएं ऐसी चीजें, तो आप भी उसके खिलाफ है अगर किसी ने बोला। बट आप ये थोड़ी कह सकते, मान लो भीड़ में हम खड़े हैं, मोदी जी की रैली चल रही है, पीछे से कोई ऐसे बोल दे तो कहोगे कि मोदी जी ने बोला चलो इनको जेल में डालो या चलो इनको ये देश विरोधी है, तब तो नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। भाई यही है कि मौके ढूंढते हैं इस तरह के, और कि किसी की पब्लिक इमेज खराब की जाए। अच्छा, 2024 के जनरल इलेक्शंस में क्या लगता है सेंटर में कांग्रेस आ पाएगी? मुझे लगता है इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस में दिखाई दी, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जितनी इन्होंने गुंडागर्दी करी है बीजेपी ने, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि लोगों को क्या हुआ है यार, आप देखो तो सही ये कर क्या रहे हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए यार कि यार वो बंदा उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर टिक मार के ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, फिर वो फिर टिक मार रहा है। यार इतना कब से कौन, मतलब यार तुम मेयर के इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम्हें मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इन्होंने पिछली बार टर्म में इतने कोई घोटाले किए थे कि इस बार कोई और मेयर बन गया तो सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। अभी मेयर नहीं बनने दे सकते, किसी भी तरह रोको। इन्होंने जितना जोर लगाया ना मेयर ना बनने के लिए, मतलब मैंने पहली बार देखा यार, मतलब इन्होंने ये लिटरली हमें लेसन दे रहे हैं कि अगर आपके पास पावर है ना तो उसको मिसयूज कैसे करते हैं आप, कैसे कर सकते हो, सीखो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं अलग अलग तरीके से, कैसे किसी को दबा सकते हैं, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अच्छा, अब जो मेयर बने वो आई गेस आम आदमी पार्टी के सिलेक्ट हुए हैं ना, कौन है, क्या नाम है उनका? कुलदीप कुमार, दैट्स नाइस। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, कैसा? देखो ऐसा है ना, पंजाब क्यों ना, आपको पता होगा। मैं ये बताता हूँ कि इनकी भी बात सुनो, ये भी ऐसे हैं, ये जब यहाँ पे आपने पाना सिद्धू का केस सुना होगा, क्या था उनपे, मतलब उनको जेल में डाल दिया। कोई भी अगर कोई भी अगर थोड़ा बहुत अपनी आवाज उठा रहा है तो वहां जो धक्काशाही हो रही है दैट इज एक्सेप्टेबल। चंडीगढ़ है ये मान लो चंडीगढ़ है और ये पंजाब है, ये बॉर्डर है। चंडीगढ़ के इधर आके बोलते हैं बीजेपी ने धक्का कर दिया जी, बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है, और लाइन के इधर जाके पंजाब में जाके वो खुद वो कर रहे हैं और बोलते हैं वहां डेमोक्रेसी ठीक है। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। ये हिपोक्रेसी किस तरह की है? मतलब चंडीगढ़ के इधर आप बोलते हो कि हमारे साथ धक्का हो रहा है और चंडीगढ़ के उधर धक्का करके तुम कहते हो कि कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो मेरे को लगता है कि इनको नहीं है, ये तो बस चले हुए हैं, मतलब धक्के से चले हुए हैं कि इनको एक बार वेव में लोगों को चेंज चाहिए था। वो चाहे आम आदमी होता, चाहे कोई XYZ आ गया होता, उसको भी वो वोट डाल देते। वो चेंज को वोट पड़ी है, आम आदमी को नहीं पड़ी। आम आदमी का गवर्नेंस मॉडल तो अब दिख रहा है कि इनसे क्या संभल रही है स्टेट, कितनी कुछ सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही है, कुछ भी ठीक थोड़ी है। चाहे प्रोटेस्ट हो, ये MSP देने की इतने बड़े बड़े दावे इन्होंने करे थे, आज की डेट में कहते हैं हम तो सब्सिडी देंगे, MSP नहीं दे सकते। वोट तुमने हर एक चीज, यार मैं ये मानता हूँ ना, तुम्हारी जुबान की वैल्यू होनी चाहिए। तुमने अगर कोई बात बोली है ना तो उसकी वैल्यू रखो। तुमने हर वो चीज, हर वो लुभावना वादा किया इलेक्शन से पहले आम आदमी ने कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, MSP दे देंगे, हम अपने लेवल पे देंगे, सब कुछ बोल दिया। आज की डेट में तुम्हें किसानों को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है अगर आप उनको दे दिया होता तो। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हैं, चलो वो तो, लेकिन सेंटर की भी गलती, क्योंकि उसमें सिर्फ पंजाब के नहीं है, हरियाणा के भी, हर एक स्टेट के हैं। और वो
एमएसपी लागू होगा तो उससे बिहार तक को फायदा होगा, वहां के लोगों को भी वहां पे जब पैसे मिलेंगे तो उनको भी यहाँ नहीं आना पड़ेगा काम करने, तो वो नेशन वाइड। पर पंजाब में जब आपने बात करी तो आप पंजाब का तो पूरा करो, बाकी की हम देखते हैं, बाकी से पूछते हैं। अच्छा, जो हमारे दिल्ली में जैसे आती है फार्मर प्रोटेस्ट, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो बेसिकली दिल्ली पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो हमारे दिल्ली में लोग क्या कहते हैं कि ये कैसे किसान हुए जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रैक्टर्स लेकर के चले हुए हैं। क्यों किसान अमीर नहीं हो सकते? एग्जैक्टली, मैं वही आपसे किसानों का पैसा नहीं हो सकता? कैसे किसान अमीर नहीं हो सकता क्या? बड़े वो किसान नहीं हो सकते जिनके पास ज्यादा जमीन हो? और ये मेरी बात सुनो, हाँ। कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। मैं नहीं कहता कि किसानों की ही गाड़ी है, हाँ। किसानों के ही ट्रैक्टर हैं, किसानों का ही सब कुछ है यार। कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लो मैं कल को या आप कल को या आपका जुड़ाव है, हाँ। और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप बोलोगे ना मैं सपोर्ट करने आ रहा हूँ, हाँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, Obviously. मैं तुम्हें गाड़ियां प्रोवाइड करता हूँ, मैं तुम्हें अगर तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ट्रैक्टर रैली करनी है, तुम्हें कुछ करना है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, इस सपोर्ट से तो दिक्कत होती है। फार्मर प्रोटेस्ट में हर स्टेट के फार्मर्स है, मैं तो मानता हूँ, मैं गई नहीं, मैंने फिजिकली देखा। मैं तो मानता हूँ चाहे कम होंगे चाहे ज्यादा होंगे, पर हैं। और आप लिटरली सोचो ना कि पंजाब हरियाणा से ज्यादा दूसरी स्टेट्स वालों को ज्यादा फायदा है एमएसपी मिलने का। आप ये लगाओ कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में से लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे इतनी प्रोडक्शन होती है पर बिकता ही नहीं है। उनको वहीं पे अगर अच्छा रेट मिलने लग गया, उनको यहाँ के वो करने की जरूरत नहीं, मजदूरी करने की जरूरत नहीं। अच्छा सच, हाँ ये भी मुझे पूछना था, राम मंदिर इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके इनविटेशंस गए, बीजेपी ने इनविटेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी दिया था, बट उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? बीजेपी के पॉलिटिकल प्रोग्राम में थोड़ी जाएंगे। पॉलिटिकल प्रोग्राम, राम जी को तो उन्होंने अपनी उंगली पकड़ा दी, मोदी जी ने ऐसे कि राम जी उनकी उंगली पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं। बीजेपी का वो प्रोग्राम है, शंकराचार्य ने मना कर दिया कि ऐसे नहीं होता, हाँ, मना कर दिया। आपने हिंदू धर्म के ट्रेडिशन ही बदल दिए और लोग इतने पागल हो गए, लोगों को लगता है कि मोदी ने बोला तो वो इनसे भी ऊपर है, वो किसी भी हिंदू गुरु से भी ऊपर है, धर्म गुरुओं से भी ऊपर है, ये बोलेगा तो वही एक्चुअल ट्रेडिशन है, वही रूल है, तो उनके कार्यक्रम में क्यों जाएंगे? पर हमने राम मंदिर जाने से मना नहीं करा, हम आएंगे जब हमारा मन करेगा, हम तब आएंगे, हम तुम्हारे कहने पे क्यों आएंगे? okay, हम आगे आएंगे या पीछे आएंगे, हम जब भी हैं हमारा इनके कहने से थोड़ी ना आएंगे यार। बात तो ये थी, ये कह रहे कि हमारे प्रोग्राम में क्यों हुए, तुम्हारा कोई पेटेंट थोड़ी है। Exactly. जितने तुम्हारे उतने बाकी सारे देश के कण कण में बस रहे हैं यार, वो तो हाँ। तुम्हारे आने से तो कितने पहले के आए हुए हैं राम भगवान, तो त्रेता युग से यहाँ पे। ये चीज कहाँ तक सच है? कहते हैं कि राम मंदिर जब बना तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो जगह यूज की गई है, उधर जो लोग रह रहे थे उनके घर बुलडोजर्स यूज करके तोड़ दिए गए या कुछ। सेम ऐसा दिल्ली में भी हुआ था G20 के टाइम पर, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां उखाड़ दी गई थी वहां से। मैंने तो वो चीज देखी भी है, दिल्ली का तो मैंने देखा है, राम मंदिर का मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा कहा जा रहा है, तो ये कहाँ तक सच है? कि जब G20 कराना था, जब G20 दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस वक्त जितने भी वहां पर उस जगह पर उस पूरी लेन में वहां से सारे जितने कुत्ते थे वहां, पहले तो उनको हटाएगा, फिर वहां पर जो लोग रह रहे थे उनके जो झुग्गी झोपड़ियां थी, क्योंकि वो रीजन वैसा है, आई गेस, वहां पर जितनी झुग्गी झोपड़ियां थी उनको हटा दिया गया। लोग कहाँ जाएंगे? रिसेंटली मेरी स्टोरी मैंने लगाई थी, झंडेवालान मंदिर के पास भी झुग्गी झोपड़ियां बहुत सारी हैं। हम लोग वहां पहुंचे एंड वी जस्ट सॉ कि मैं अपने फादर के साथ थी, मैंने बोले ये सब लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं ऐसे इतना सारा सामान लेकर के, किचन का सामान उठा रखा है, बाल्टियां उठा रखी हैं। पापा कहते कि इनके जो झुग्गी झोपड़ियां वो उखाड़ दी, क्यों उखाड़ दी पता नहीं, बस उखाड़ दी। यही तो ना, इन बंदों को बंदा नहीं समझते ये लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सरकार में बैठे हो तो सबसे पहले तो बेसिक नीड जो होती है, होम, शेल्टर, फूड एंड अच्छा पानी, रहने की अच्छी जगह, वो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने देश के सिटीजन्स के प्रति। एंड अगर आप नहीं दे पा रहे हो, वो लोग अपने लिए खुद इलीगली कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको भी नहीं रहने दे रहे हो, तो ये सरासर तानाशाही लगती है मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इनको ये लगता है कि 24 भी जीते पड़े हैं। हाँ, ये ऐसे करते हैं कि कोई प्रोटेस्ट करने आ रहा है, हाँ। तो ये सुनेंगे नहीं, ये ऐसे दिखाते हैं, वो कहते हैं ना कि सरकार मजबूर होनी चाहिए लोगों के आगे, मजबूत नहीं, हाँ। ये मजबूती दिखाते हैं, हम मजबूत सरकार है, क्योंकि मजबूत सरकार तुम्हें दबाएगी और मजबूर सरकार तुम्हारी सुनेगी। दबती हुई साइज दिख भी तो ये वो कोशिश करते हैं कि गरीब है दबा दो, हमारा क्या कर लेंगे, किसान है दबा दो, किसान लोगों को दबा नहीं पाए, हाँ।
अब कोशिश करते हैं कि गोली मार दो। सच, हाँ, अब तो ये इस लेवल पे आ गए हैं। तो अल्टीमेटली यही है कि इनको ये लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारी इतनी सीटें हमारी हैं। तुम्हें सीटें देने वाले भी तो यही लोग हैं यार। एग्जैक्टली। और ये देखना, ये अहंकार टूटेगा बड़ी जल्दी। मेरे को ये लगता है 2024 में बहुत सरप्राइजिंग से रिजल्ट आएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं क्या होगा, बट इनका टाइम बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये ऑलमोस्ट अपने डाउनफॉल पे है और नेगेटिविटी बहुत है, हर चीज में है। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेनी, इन सारी चीजों के नाम पे इनकी राजनीति बेस्ड इस पे होगी है कि लोगों को मैनिपुलेट इतना इस लेवल तक कर दो, इस लेवल तक कर दो कि अगर आप राम का नाम ले रहे हो तो मतलब आप बीजेपी के हो, बीजेपी के हो। इस लेवल तक मैनिपुलेट करो कि अगर आप स्टेटस लगा रहे हो ना राम भगवान का, तो लोग तुम्हें कमेंट करें, हाँ भी बीजेपी के भक्त क्या हाल है। लोग ये हाल कर दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव है। पर ये क्या होता है ना कि एक टाइम आता है जब आप सारी चीजें, पाप का घड़ा भर जाता है। तो वो आया, जैसे इनका चंडीगढ़ में आया है मेयर इलेक्शंस में पाप का घड़ा भर गया, यही इनका ऑल ओवर उसमें भी आएगा। और मुझे लगता है कि हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, हमारी दिल्ली में केजरीवाल है सीएम आम आदमी पार्टी से, तो उन्होंने रिसेंट अपनी किसी उनकी रैली में उन्होंने एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बार इलेक्शंस नहीं जीतता हूँ तो मैं ये समझ जाऊंगा कि इस देश में एजुकेशन और हेल्थ के बेसिस पर किसी को वोट नहीं मिलते। और ये बात ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने बहुत सच ये बात कही है, क्योंकि उस बंदे ने काम ही इन 2 सेक्टर्स में करा। मैं आपको एक बात बताऊं, इशू पता क्या है, आप जाओ ऐसे स्टेट्स में, मतलब आप ऐसे एरियाज में जाओ जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, वहां जाके अगर आप उनको ये बातें बोलोगे ना कि हम एजुकेशन के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हमें मल्टी क्लास यूनिवर्सिटीज बना देंगे, ये वाले कोर्स लेके आएंगे वो लाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि उनके पास अभी वो एजुकेशन नहीं आई जिससे वो उस चीज को समझ सके। वहां जाके जब आप बोलोगे राम मंदिर जी, राम जी को ले आए देश में, उनको वो समझ आएगा। अब इशू यहाँ है, उनके पास एजुकेशन नहीं है वो बातें समझने की जो ये समझाना चाहते हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है। और ये बीजेपी क्या करती है कि उनको पता है कि ये लोग इतना ही समझेंगे, इनको बस इतना ही बोलते हैं कि इनको धर्म की बात करो, यही इनको बचपन से सिखाई गई है, इनको इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया गया, अब इनको यही बोल दो। तो ये अब ये हो क्या रहा है, अब ये कि पहली बात तो एजुकेशन सब तक पहुंच ही नहीं रही है, लोग नहीं एजुकेटेड अभी। हम कहते हैं कि स्कूल भी बना रहे हैं, फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, पर नहीं हो रहे। इसको इन्फोर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। Nothing. मैं ये कहता हूँ कि एजुकेटेड जनता जितनी ज्यादा, मतलब आप ये लगाओ कि 12th तक भी अगर हमारे पास ज्यादा वो हो गया ना कि मतलब 12th तक के पढ़े हुए लोग भी हो गए, बीजेपी को बाहर कर देंगे सारे। क्योंकि बीजेपी मोस्टली रिलाई किन स्टेट्स पे कर रही है, यूपी में, बिहार में। ऑल्दो यहाँ पे भी वो है कि अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, पर लिटरेसी रेट कम है, तो मेजोरिटी वोट पड़ती है क्योंकि वो लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हैं। हम अगर सच्ची बात बोलते हैं ना जाके कि हम ये करेंगे, वो उनको समझ नहीं आती। इसमें जनता की भी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं है, पर हम मैनिपुलेट नहीं करते। तो पर अब ये चीज है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज से अवेयर करो कि ये चीजें ज्यादा जरूरी है। उनको ये चीज समझ तो आए कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताना चाहिए उनको, लेमन टर्म्स में उनको बताना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तभी है जब आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सब इश्यूज पे, महंगाई पे करोगे। जो चीज पहले हाफ रेट पे थी वो डबल पे है इस टाइम। तो ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स ज्यादा बताने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जो उनको भी समझ आए। आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें करोगे ना उन लोगों से तो वो नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम इंटेलेक्चुअल बातों में फंस गए तो हम मेजोरिटी की वोट नहीं ले पाएंगे, हमें उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तभी 2024 में सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे अगर समझा पाए तो। भगवान करे मिल जाए, भगवान करे सारी टीम्स उनके टच में आना सक्सेसफुल हो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने में। और बाकी आप मुझे ये बताओ कि अनफिल्टर्ड के साथ पॉडकास्ट कंडक्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपकी बाकी वो वाली भी देखता हूँ जो शॉर्ट क्लिप्स आप डालते हो। वो तो आजकल जनता एंगेज करने के लिए हो रहा है काम। वो बहुत अच्छी चल रही है और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। ओके, काफी आगे बढ़ो। अभी का जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि हम एक बार फिर से आपके साथ कंडक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। दैट विल बी पार्ट सेकंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। और बाकी थैंक यू वेरी मच कि आप बोले पर आए। थैंक यू सो मच।